हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। और एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज में आज हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो अगर सिलेबस की बात करें तो हम एकदम नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, है ना। 2024-25 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर को पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या पेड़ सांस लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फिबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये 7 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अभी आपको कुछ नहीं जानना है कि ये टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं चैप्टर को, ठीक है। अच्छा, मैं फालतू चीज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे ऑल ऑफ अस ब्रीद टू लिव, मतलब हम सारे के सारे सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। जो कि जिस पे क्वेश्चन आ सकता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी में कई सारे प्रोसेसेस होती है, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, है ना। और इवन ब्रीदिंग, यानी कि हम सांस भी जो लेते हैं उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, क्या ये एनर्जी फूड से मिलती है, और अगर फूड से ये एनर्जी मिलती है तो फूड से हम इस एनर्जी को निकालते कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस होती है ब्रीदिंग की, वो फूड से यानी खाने से एनर्जी निकालने की प्रोसेस से काफी ज्यादा रिलेटेड है, काफी ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन होती है उसी को यूज करके खाने को तोड़ा जाता है, तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। हाँ देखो, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेसेस मतलब वही जो आपने अभी पढ़ा था, है ना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, और क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन हो गया, और जो भी प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, है ना, उस सब के लिए उनको सब क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। उनके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसको एनर्जी मिलती कैसे है, ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रो मॉलिक्यूल, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से। और ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं को हम फूड कहते हैं। बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो हम कई सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को खाते हैं, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि ग्रीन प्लांट्स में भी ऐसे सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन्स जिनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, वो खाना नहीं बना सकते। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जो मतलब जिस सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होगा सिर्फ वही खाना बना सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेड़ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, पेड़ के ग्रीन पार्ट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, हेंस इवन द इन ग्रीन प्लांट्स ऑल अदर ऑर्गन टिश्यूज एंड सेल्स दैट आर नॉन ग्रीन, जो भी चीजें नॉन ग्रीन है उनको फूड भेजना पड़ता है, पत्तियों के अंदर या ग्रीन पार्ट जो है उनके अंदर फूड बनता है, फिर उसको जो भी नॉन ग्रीन चीजें हैं, जो भी जिनके पास खुद का फूड नहीं बन सकता, उसके पास भेजा जाता है, ठीक है। अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं यानी किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम अपना खाना प्लांट से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, मतलब हर्बीवोर्स, यानी अब हम शाकाहारी हैं तो हम डायरेक्ट पेड़ को खाएंगे, है ना। इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं, मतलब कार्निवोर यानी हम मांसाहारी हैं तो हम इनडायरेक्टली पेड़ों पे डिपेंड है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, सेप्रोफाइट जैसे फंगस, फंगस जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, मतलब सड़ी गली चीजों को खाता है। तो जो सड़ी गली चीजों को खाते हैं उनको सबको सेप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम सेलुलर रेस्पिरेशन देखेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन अब क्या होता है ये समझो, वह मैकेनिज्म जिससे फूड को तोड़ा जाता है सेल के अंदर, विद इन द सेल, सेल के अंदर, टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी निकालने के लिए, और इस एनर्जी को ट्रैप किया जाता है यानी पकड़ के रखा जाता है और एटीपी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो, the breaking of C-C bonds of complex compounds through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy is called respiration। respiration की definition, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन, जैसे C6, है ना, C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है। इसमें कई सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, आपको पता है ना, सी सी बॉन्ड है इसके अंदर, इन्हीं सी सी बॉन्ड के तोड़ना, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल, इनका ऑक्सीडेशन करके इनको तोड़ा जाता है, लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और बॉन्ड्स टूटते हैं तो काफी एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है।
तो रेस्पिरेशन का मतलब आप समझ में आ गए। अरे The compounds that are oxidized during this process are known as respiratory substrate। जिस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज किया जाएगा एनर्जी निकालने के लिए उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। जैसे ग्लूकोज यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छा दिखेगा आपको, है ना। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। मतलब जनरली क्या होता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज का एग्जांपल मैंने आपको दिया। लेकिन प्रोटीन और फैट, इवन ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्रोटीन्स को, फैट्स को भी और ऑर्गेनिक एसिड्स को भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज किया जा सकता है कुछ प्लांट्स में, अंडर सर्टेन कंडीशन, है ना, कुछ कंडीशन में। जैसे जब आप बहुत ज्यादा खाना खाना छोड़ देते हैं, एकदम ही नहीं खाते हैं, है ना, तो आपका पहले प्रोटीन तोड़ा जाता है बॉडी में, है ना। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट तोड़ा है, कार्बोहाइड्रेट आपको मान लेते हैं बॉडी से खत्म हो गया, बहुत कम हो गया, फिर प्रोटीन तोड़ा जाएगा, फिर भी आप खाना नहीं खाते तो फैट तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके पहले हो सकता है आप संसार छोड़ के चले जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि खाना ही नहीं खा रहे हैं, है ना, फैट कम करने के चक्कर में। ठीक है, थोड़ा खाओ लेकिन खाना जरूरी है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी कंटेन इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल। ऐसा नहीं कि एनर्जी जो है पूरी तरीके से सेल में डायरेक्ट ऐसे फेंक दी गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इन अ सिंगल स्टेप, और ये सिंगल स्टेप में भी नहीं होता, ये एक स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस होती हैं जिनमें एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, जिससे केमिकल एनर्जी को हम ट्रैप कर पाते हैं। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में। Hence it is important to understand that energy released by oxidation in respiration is not used directly। तो इससे हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना कि जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन में वो डायरेक्टली नहीं यूज की जाती, है ना, डायरेक्टली नहीं यूज की जा सकती, बट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। उस एनर्जी को यूज करके हम एटीपी बनाते हैं, और एटीपी को जब भी हम तोड़ते हैं, और मतलब जब भी हमें जरूरत पड़ती है एटीपी को हम तोड़ते हैं और उससे एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से यहाँ पे आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन। एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एटीपी जो है उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में बताया था, इसमें नहीं। ठीक है, दिस एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रीकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल। जो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होता है, कार्बन स्केलेटन मतलब कार्बन के कंपाउंड्स और भी प्रोड्यूस होते हैं, उनको यूज किया जाता है अदर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में। ठीक है, डू प्लांट्स ब्रीथ, मतलब पेड़ जो है सांस लेते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। एक टाइम हम कह सकते हैं यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर, है ना, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए, और वो CO2 भी निकालते हैं, दे ऑल्सो गिव CO2। जैसे हमने पढ़ा है नॉर्मली कि प्लांट्स ऑक्सीजन निकालते हैं, CO2 लेते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के केस में उनको ऑक्सीजन चाहिए फूड को तोड़ने के लिए, और CO2 भी गिव करते हैं, है ना, देते हैं। Hence, plants have a system in place that ensures the availability of oxygen. Plants, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange. हमारी तरह यानी एनिमल्स की तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, है ना, गैस के एक्सचेंज करने के लिए, प्लांट्स के पास ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, है ना। लेकिन उनके पास स्टोमेटा होता है और लेंटिकल्स होते हैं, लेंटिसल्स जो होते हैं स्टेम में पाए जाते हैं, है ना, पोर्स होते हैं लेंटिसल्स, और स्टोमेटा आपको पता है लीफ में पाया जाता है, तो ये होते हैं गैसियस एक्सचेंज करने के। ठीक है, देर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट्स गेट अलॉन्ग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब कई रीजन है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल अलग से क्यों नहीं चाहिए। पहली चीज, ईच प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड्स। हर पेड़ का जो पार्ट होता है वो अपनी गैसियस नीड की ध्यान रखता है। जैसे हमारी जो लंग्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी का ध्यान देती हैं, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, उनके में हर पार्ट का अपना अपना है। जैसे लीफ कहाँ से लेगी, स्टोमेटा से लेगी, स्टेम कहाँ से लेगी, लेंटिल सेल्स लेंगे, है ना। ऐसे ही रूट्स में कहीं ना कहीं से गैसियस एक्सचेंज होता होगा, तो अपना हर एक जो पार्ट है प्लांट का वो अपना अपना गैसियस एक्सचेंज लेता है। ठीक है, देयर इज अ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बहुत ही कम ट्रांसफर होता है गैसेस का। पहला रीजन तो ये हो गया, है ना। दूसरा रीजन ये है कि प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। प्लांट्स को बहुत ज्यादा गैस एक्सचेंज नहीं चाहिए होता जितना हमें चाहिए होता है। ठीक है, रूट सिस्टम्स एंड लीफ रिस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल्स। एनिमल्स के कंपेरिजन में प्लांट्स जो है बहुत धीमे धीमे रेस्पिरेशन करते हैं ना, एनिमल के कंपेरिजन में। ठीक है, केवल फोटोसिंथेसिस के दौरान लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एक्सचेंज। काफी ज्यादा गैस चाहिए होती है सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, ईच लीफ इज वेज अडॉप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड।
अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, जहाँ क्लोरोफिल है यानी लीफ में, और लीफ अपना जो है उसके पास स्टोमेटा होते ही हैं, तो उसके थ्रू अपना वो ऑक्सीजन ले सकती है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है ना। When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells, since oxygen is released within the cell. जब सेल्स का फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, वही ऑक्सीजन तो बाहर आती है। जब हम कहते हैं कि पेड़ जो है वो ऑक्सीजन देता है हमें, तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपको पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये चैप्टर सॉरी फोटोसिंथेसिस के दौरान ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। और इसी ऑक्सीजन को कुछ प्लांट तो बाहर निकाल देता है और कुछ हिस्सा इसी को यूज कर लेता है खाना जो हमारा होता है उसको तोड़ के एनर्जी निकालने में या एटीपी निकालने में, ठीक है। अच्छा, दो रीजन तो आपको पता चल गया, तीसरा थर्ड रीजन क्या है? गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। जो गैसेस द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज, देखो गैस जब डिफ्यूज हुई पेड़ के अंदर आई तो उसको बहुत ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इवन इन बल्कि प्लांट, जो बड़े पेड़ होते हैं उनमें भी ऐसा नहीं होता है कि पेड़ जो है बहुत अंदर तक गैस को जाने की जरूरत है, क्योंकि कई सारी सेल्स जो होती हैं प्लांट्स के अंदर डेड होती है ना। ईच लिविंग सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सर्फेस। जो प्लांट में लिविंग सेल होती हैं, जिंदा सेल्स होती हैं, वो सरफेस के काफी ज्यादा पास होती हैं, क्वाइट क्लोज होती है ना। अच्छा, स्टेम्स की बात करें तो लिविंग सेल्स जो होती हैं वो थिन लेयर में ऑर्गेनाइज होती हैं इनसाइड बीनीथ द बार्क। जो बाहरी वाली छाल जिसे आप कहते हैं, पेड़ की छाल, छाल के नीचे जो है लिविंग सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं, और उनके पास क्या होता है, लेंटिसल्स नाम की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो वहां से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है पेड़ों में, ठीक है। अच्छा, तो ये आप कह सकते हैं मोस्ट सेल्स ऑफ अ प्लांट हैव एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कांटेक्ट विथ एयर। तो हर अपना अपना जो क्या कहते हैं प्लांट का अपना अपना पार्ट है, वो अपनी अपनी देख रखा है कि उसे ऑक्सीजन या गैस जो है कहाँ से चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाई लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स। इसके अलावा पेरेन्काइमा सेल्स की जो पैकिंग होती है लीव्स में बहुत ही लूज होती है, तो ऑक्सीजन या जो गैसेस जाती हैं वो वहां पे स्टोर हो सकती है ना। स्टेम एंड रूट्स है ना, लीव्स और स्टेम्स और रूट में जो पेरेन्काइमा सेल्स की पैकिंग होती है वो लूज होती है, ठीक है। विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस। इससे एक नेटवर्क बन जाता है पूरा एयर स्पेस का, ठीक है। द कंप्लीट combustion of glucose which produces carbon dioxide and water as end products yields energy most of which is given out as heat। अब कंबशन जब होता है या कह लो जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तभी ग्लूकोज टूटता है, और टूट के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाई प्रोडक्ट होता है और एनर्जी हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसका काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, ठीक है। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it through synthesis of other molecules that cell requires। अब अगर इस एनर्जी को यूज करना है प्लांट को, तो उस वो क्या करेगा, अदर मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा जो कि सेल्स को चाहिए, है ना। स्ट्रेटेजी दैट द plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all liberated energy goes out as heat, है ना। तो यहाँ पे प्लांट क्या स्ट्रेटेजी बनाता है कि वो इस तरीके से कैटाबोलाइज करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कि ऐसा ना हो कि सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाए, प्लांट कुछ यूज ही ना कर पाए, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या करता है प्लांट, क्या स्ट्रेटेजी उसने बनाई है कि सारी जो हीट जो एनर्जी है वो हीट में ना जा पाए, इसके लिए क्या उसने स्ट्रेटेजी बनाई है। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप, है ना। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो एक नहीं कई छोटे छोटे स्टेप्स में, इनेबलिंग सम स्टेप्स टू बी जस्ट लार्ज इनफ सच दैट एनर्जी रिलीज्ड कैन बी कबल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। तो एक छोटे छोटे स्टेप्स में हम करेंगे और इससे क्या होता है, एनर्जी छोटे छोटे उसमें निकलती है, स्टेप्स में निकलती है, और इस एनर्जी को यूज करके हम एटीपी को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, है ना, हाउ दिस इज डन, ये चीज कैसे करते हैं, दिस इज स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, यही हम सीखते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हमारा मेन प्रोडक्ट होगी। द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, हाँ बिल्कुल, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कई सेल ऐसी जगहों पे होती हैं जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल हो सकती है या फिर कई जगह पे नहीं हो सकती, है ना।
There are sufficient reason to believe that the first cells in this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. क्लास 12th में आप एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि जब शुरुआत में हमारा एटमॉस्फेयर बना था तो इस पे ऑक्सीजन नहीं थी, है ना। तो शुरुआत में जो सेल रही होगी बिना ऑक्सीजन के रही होगी, ठीक है। इवन अमंग प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर एडाप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। इस समय भी हम कई जानते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं, है ना। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। कई ऐसे होते हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, मतलब जरूरत पड़ने पे एनारोब होते हैं, मतलब ऑक्सीजन ना भी हो तो काम चल जाता है और ऑक्सीजन हो तब भी काम चल जाता है ना। इनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब। कुछ ऐसे होते हैं while in others the requirement of anaerobic condition is obligate। अब obligate मतलब होता है चाहिए ही चाहिए, है ना। कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तब भी ठीक है, हो तब भी ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ रिक्वायरमेंट फॉर एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अगर आप ऑक्सीजन ले आओगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसे भी हो सकते हैं। हम लोग का क्या है, हमें ऑक्सीजन अगर नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, लेकिन अगर उनको ऑक्सीजन मिल गई तो मर जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्लिगेट मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं ही चाहिए, अगर उनको ऑक्सीजन आपने दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without help of oxygen। वो जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं एनारोबिक वाले, उनके अंदर एंजाइम होते हैं जिनके वजह से वो पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। दिस ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज दिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, तो याद रखना ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये हर जगह होती है, मतलब प्लांट्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, एनिमल्स में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है इसे, इस प्रोसेस से, है ना। ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का एक सिंपल ध्यान देना कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, हम ग्लूकोज को जो है उसको लेते हैं, उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना। पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कराते, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, और इससे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्लाइकोज का मतलब शुगर और लिसिस मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी तोड़ना, यानी ग्लूकोज को या शुगर को तोड़ना, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज की जो स्कीम थी, मतलब जो भी रिएक्शन है ग्लूकोज में, वो 3 साइंटिस्ट द्वारा मिलकर बताई गई थी, गुस्टाव एम्बेडेन, ओटो मेयरहॉफ और जे पारनास। इसी वजह से ग्लाइकोलिसिस को हम कभी कभी ईएमपी पाथवे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ग्लाइकोलिसिस को भी ईएमपी पाथवे, ई से एम्बेडेन, एम से मेयरहॉफ और पी से पारनास, ठीक है। 3 साइंटिस्ट के बेसिस पे। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के ही जिंदगी जीता है, उसके लिए सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही एक अकेली प्रोसेस जो उसके बॉडी के अंदर होती है ना। लेकिन अगर एरोबिक की बात करें, यानी हम लोग अपनी बात करें, तो और भी प्रोसेस होती है जो कि हम देखेंगे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनएरोबिक हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, हर जगह ग्लाइकोलिसिस देखने को मिलेगी, ठीक है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जिससे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के, ठीक है। प्लांट्स के अंदर की बात करें तो ग्लूकोज जो है वो सुक्रोज से आता है, जो कि एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या मिलता है, सुक्रोज, सुक्रोज ही है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सुक्रोज को आप तोड़ोगे ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्टेज नाम का एंजाइम होता है हमारी बॉडी में, और वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, ये दोनों मोनोसेक्राइड है जो कि ग्लाइकोलिटिक पाथवे में जाते हैं, मतलब जिनकी ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। जैसे अच्छा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम ग्लाइकोलिसिस को देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by the activity of enzyme hexokinase, है ना। ये तो दिखना होना चाहिए, नहीं लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये पढ़ा दूंगा, है ना। ये बेसिकली क्या है ना, देखो लिखा क्या है यहाँ पे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate by activity of enzyme hexokinase। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 phosphate बनता है हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम के द्वारा, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। Phosphorylated form of glucose then isomerized to produce
फॉस्फेट सिक्स फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट कैसे बनता है? आइसोमेरिज्म से। ठीक है, तो आइसोमेराइज हो जाता है, यानी आइसोमेरिज्म के द्वारा ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही चीज है। Subsequent step of metabolism, glucose and fructose are same. The various steps of glycolysis are depicted. तो ग्लाइकोलिसिस जो है इस फिगर में दे रखी है, हम जरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद फिगर देखें। ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो बना हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इज अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम। टोटल कितनी? 10 रिएक्शंस होती हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। ठीक है, टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड इससे बनता है। ठीक है, व्हाइल स्टडिंग द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्लीज नोट दैट स्टेप्स which utilize or synthesis of ATP एंड NADH प्लस H प्लस टेक्स प्लेस। मतलब हमें ऐसा स्टेप्स का जरूर ध्यान रखना है जब ग्लाइकोलिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें NADPH या फिर ATP यूज हो रहा है या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, है ना, टोटल 10 स्टेप्स की रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज किया जाता है। ये जो 6 कार्बन लिखा हुआ है, 6C लिखा हुआ है, 6 कार्बन को डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब पहले ही स्टेप में, मतलब जब ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में चेंज किया जाता है, तो पहले ही स्टेप में एटीपी से एडीपी बन रहा है ना। जब भी एटीपी से एडीपी बने, मतलब एटीपी यूज हो गया है ना, एटीपी इज यूज्ड। तो पहले ही स्टेप में -1 एटीपी आप लिख सकते हैं, एक एटीपी यूज हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनता है आइसोमेराइजेशन के द्वारा, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई एनर्जी नहीं चाहिए। फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। अभी भी सारे कार्बन कितने? 6 ही कार्बन है अभी। इस केस में भी अगेन एक एटीपी फिर से यूज हो रहा है। देखो, एटीपी से एडीपी बन रहा है, तो -1 एटीपी, एक एटीपी यहाँ पे फिर से यूज हो जा रहा है। ठीक है, सॉरी। ट्रायोस फॉस्फेट, ग्लिसराइड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3C, मतलब 3 कार्बन का ये होता है। नाम क्या है इसका? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, 3 कार्बन का ये होता है। अच्छा, ये जो 3 कार्बन का ट्रायोस फॉस्फेट होता है ना, ये चेंज होता है ट्रायोस फॉस्फेट डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो ये दोनों जो स्टेप्स होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं, एक ही स्टेप पे है ये, है ना। ऐसा नहीं कि इसको अलग रिएक्शन इसको अलग रिएक्शन, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बना सकता है। ठीक है, 3 कार्बन का ये। ठीक है, 6 से हम 3 कार्बन पहुंच गए, कार्बन का नंबर आधा हो गया। अब यहाँ पे NAD प्लस से NADH बन रहा है, तो मतलब एक NADH पॉजिटिव में है, NADH, है ना, +1 NADH। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट जो होते हैं, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो इस वजह से यहाँ पे 2 बनेंगे ये। ठीक है, अब बनेंगे दो ट्रायोस बिस फॉस्फेट, सॉरी बिस नहीं, है ना, 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो थे उससे बनेगा 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट। ठीक है, बिस का अंतर है। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम है। 3 कार्बन का ये भी होगा, टोटल 2 होंगे, तो इस वजह से 3 दूनी 6 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन सभी भी सेम है। जब ट्रायोस बिस फॉस्फेट चेंज होगा ट्रायोस फॉस्फेट में, तब यहाँ पे एडीपी से एटीपी बन रहा है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एटीपी बन गई। तो 2 एटीपी हमने यूज करी थी, देखो यहाँ पे हमने एक यूज कर ली थी, फिर एक यहाँ पे, अब हमारे पास एक एटीपी बन गई। ठीक है, अगेन देखो, अब जो हमें बनाया 2 ट्रायोस फॉस्फेट जो बनाया, जो कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का है, इससे बनेगा 2 मॉलिक्यूल किसका? 2 फॉस्फोग्लिसरेट का। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट्स का जो 2 मॉलिक्यूल है, इससे बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पेप आपने पढ़ा था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, वही है ना। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे पेप के। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा हमें, +H2। ठीक है, जो चीजें मिल रही है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, याद करना है आपको। अब जो 2 पेप के मॉलिक्यूल बने हैं वो चेंज होंगे पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का बनेगा, जो कि 3 कार्बन का एक होता है। इस स्टेप में अगेन एक एटीपी यूज होगी, लेकिन एक एटीपी जो है वो पर उसमें यूज होगी, जैसे टीपी लिख दिया है मैंने ना, एक एटीपी। ठीक है, 1 एटीपी यूज बनेगी, मतलब +1 एटीपी बनेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल है पेप के और उससे 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, और ये जो एडीपी से एटीपी दिखा रखा है ना, एक का दिखा रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे आप लिखोगे +2 एटीपी, क्योंकि 2 हैं तो इस वजह से 2 यहाँ पे एटीपी हमें बनेगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भी जो मैंने 1 एटीपी रखा है, यहाँ पे भी 2 एटीपी बनेंगे। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस बिस फॉस्फेट के चेंज हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट में।
तो 2 एटीपी यहाँ पे बनेगी क्योंकि 2 मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल का चेंज हो रहा है, तो 2 एटीपी। ठीक है, अब देखो इस पूरे अगर स्टेप में देखें, इस पूरे ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो यूज कितनी हुई एटीपी, 2 एटीपी यूज हो गई है ना, -2। और कितनी बनी, तो 2 एटीपी यहाँ बनी और 2 एटीपी यहाँ बनी, यानी 4 एटीपी बनी। तो 4 एटीपी बनी, 2 एटीपी यूज हुई, यानी नेट गेन हमारा कितना हुआ, 2 एटीपी का। तो ग्लाइकोलिसिस में ये बताओ कि एटीपी का लॉस होता है कि गेन, गेन होता है, कितनी एटीपी का, 2 एटीपी का। और होता क्या है, ओवरऑल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। इसके अलावा 2 एटीपी का नेट गेन हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे देखो Na+ जो है उससे NADH बन रहा है, तो हमारे पास NADH का भी गेन हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो हम पढ़ते हैं चीजें को, ठीक है, जो चीजें लिखी हुई है उसको हम पढ़ते हैं। ATP is utilized at two steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate। अब आपने देखा ही था, सबसे पहले स्टेप में ही एक ATP यूज हो जाती है। और दूसरी बात, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी तीसरा वाला स्टेप है ना, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो 2 स्टेप पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में ATP यूज होती है। ठीक है, The fructose 1,6 bisphosphate is split into dihydroxyacetane phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, जिसे PGAL कहते हैं, है ना, phosphoglyceraldehyde को PGAL भी कहते हैं। We find that there is one step where NADH plus H plus is formed from NAD plus। NAD plus से NADH बनता है। ठीक है, this is when 3-phosphoglyceraldehyde यानी 3-PGAL is converted into 1,3 bisphosphoglycerate यानी BPGA। ठीक है, 2 redox equivalents are removed in form of 2 hydrogen atom, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं फ्रॉम PGAL एंड ट्रांसफर टू मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। PGAL is oxidized with inorganic phosphate to get converted into BPGA। ठीक है, तो PGAL जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ऑक्सीडेशन होता है, जिससे ये BPGA में, BPGA का फुल फॉर्म याद है ना, बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये इसमें चेंज होता है ना। The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid यानी PGA is also energy yielding process. This energy is trapped by formation of ATP। अब यहाँ पे देखो लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको मेन क्या याद रखना है, आपको फिगर याद रखना है। अगर फिगर आपको याद रहेगा तो हर चीज याद रहेगी। और फिगर में आपको क्या याद रखना है कि ATP कहाँ यूज हो रही है ना, कहाँ पे ATP बन रही है, और दूसरी चीज NADH कहाँ पे बन रहा है और वाटर कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और नेट गेन 2 ATP का हो रहा है, याद रखना है चीज। ठीक है, Another ATP is synthesized during conversion of PEP to pyruvic acid, जो कि आखिरी स्टेप है ना। Can you then calculate how many ATP molecules are directly synthesized in this pathway from one glucose? तो एक ग्लूकोज अगर आप लेंगे तो यहाँ पे नेट जो है हमारा 2 ATP का गेन होगा। ठीक है, पायरुविक एसिड इज देन की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब पायरुविक एसिड जो होता है वो ग्लाइकोलिसिस का मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, व्हाट इज द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट, मतलब पायरुविक एसिड जो है उसका मेटाबॉलिक फेट, मतलब इसका आगे होगा क्या, मतलब हमें मिल गया पायरुविक एसिड मिल गया हमें, अब इसका होगा क्या। ठीक है, ये डिपेंड करता है सेलुलर नीड पे, मतलब सेल की क्या नीड है इस चीज पे डिपेंड करता है। देखो पायरुविक एसिड जो बना उसका क्या हो सकता है, उसका 3 काम हो सकता है। ठीक है, देर आर 3 मेजर वेज इन विच सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड। सेल्स जो है वो पायरुविक एसिड का क्या करेंगी, इसका तीन तरीका है। 3 कौन कौन से तरीके हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 चीजें हो सकती हैं। 2 तो फर्मेंटेशन ही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद रखना, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, ये एनएरोबिक होती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा, एनएरोबिक होगा। ठीक है, एनएरोबिक होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इन मेनी प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 and H2O। हाउएवर ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन सप्लाई। क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत होती है। अब पहले हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, फिर हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड हमें मिला है ग्लाइकोलिसिस से, अच्छा ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है हर जगह होती है ना, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो
क्या कहते हैं, कोई जानवर है, चाहे वो बैक्टीरिया, हर जगह हो रही है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। उससे बन रहा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब फर्मेंटेशन अगर ईस्ट से कराते हैं, ठीक है, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड एथेनॉल। पायरुविक एसिड जो है उससे CO2 एंड एथेनॉल बनता है। अगर एथेनॉल बना है तो इसको हम कहेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल यानी एथेनॉल क्या है, एक तरह का एल्कोहल है, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। The enzymes pyruvic acid decarboxylase and alcohol dehydrogenase catalyze these reactions. इन reactions में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है? पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो दूसरा वाला कौन सा था? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दो थे, पायरुविक सॉरी अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, है ना। तो अल्कोहलिक आपने देख लिया ईस्ट के अंदर, अब हम देख रहे हैं लैक्टिक एसिड यानी बैक्टीरिया के अंदर। The step involved are shown in figure 12.2. In animal cells also like muscles during exercise. जब आप एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा कर लेते हैं तो आपकी मसल में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, और इसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है ना। नॉर्मली हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन ज्यादा एक्सरसाइज करोगे आपकी मसल में अगर हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी, तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में चेंज किया जाएगा बाई लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और ये जो लैक्टिक एसिड आपके मसल में इकट्ठा होता है यही बाद में पेन करता है ना, दर्द करता है, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NaDH plus H plus which is reoxidized to NAD plus in the both processes, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मेजर पाथवे जो होता है वो क्या क्या होता है? देखो, ग्लूकोज जो होता है उससे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाया जाता है, उससे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड यानी 3 PGL बनाया जाता है, ठीक है। अब इस क्या कहते हैं स्टेप में जहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज किया जाता है, एक NaDH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक कुछ अलग अलग रिएक्शंस के अंदर जाके आखिरी में बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बनेगा पायरुविक एसिड, ठीक है। अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस ही है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है उसको अगर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर दिया जाएगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों ही केसेस में, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन चाहे इथेनॉल या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों केसेस में NaDH जो है उससे NAD प्लस और NaDH से NAD प्लस बनता है, यानी NAD प्लस का फॉर्मेशन होता है दोनों केसेस में, जो कि आखिरी लाइन थी। देखो, विच इज रीऑक्सीडाइज टू NAD प्लस इन बोथ द प्रोसेसेस, मतलब चाहे लैक्टिक एसिड क्या कहते हैं फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दोनों के केस में NAD प्लस में चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, दोनों प्रोसेस में लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में एनर्जी जो है वो बहुत ही कम रिलीज होती है, नॉट मच, बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज। ग्लूकोज में जितनी एनर्जी है उसके 7% से भी कम एनर्जी जो है वो रिलीज हो पाती है, ठीक है। एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP, और ATP बन नहीं पाता उतना ज्यादा, है ना, बहुत कम ATP होता है। ऑल्सो प्रोसेसेस आर हैजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल प्रोड्यूस, और ये दोनों प्रोसेसेस जो है वो थोड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि एक में अल्कोहल बन रहा है और एक में एसिड बन रहा है, ठीक है। अल्कोहल भी हमारे लिए उतना नुकसान हो जाएगा अगर ज्यादा बन जाएगा, और एसिड भी नुकसान हो जाएगा, है ना, हमारे लिए। व्हाट इज द नेट ATPs दैट इज सिंथेसाइज इन ग्लाइकोलिसिस? ग्लाइकोलिसिस में पूछ रहे हैं व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ईस्ट पॉइजन्स themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%। अल्कोहल की कंसंट्रेशन अगर, क्योंकि ईस्ट में आपको पता है अल्कोहलिक कंसंट्रेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहल की कंसंट्रेशन अगर 13% से 13% के आसपास हो जाए, 13% पहुंच जाए, तो जो ईस्ट है वो खुद को ही पॉइजन कर लेता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लिखा है, देखो, कैलकुलेट हाउ मेनी ATPs आर सिंथेसाइज्ड एंड डिटेक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज्ड। अच्छा, इसको छोड़ो। What is the net ATP that is synthesized when one molecule of glucose is fermented into alcohol or lactic acid? तो देखो, जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हम गए थे, यानी ग्लाइकोलिसिस में, है ना, ग्लूकोज से जब हम पायरुविक एसिड में गए थे
पायरुविक एसिड, तो हमारे पास नेट जो है 2 एटीपी का मॉलिक्यूल बना था, है ना। अब पायरुविक एसिड का चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, इन दोनों केस में कोई भी एटीपी नहीं बनती है, ठीक है। कोई भी एटीपी इन दोनों केस में नहीं बनती है। तो ओवरऑल अगर ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड जाएंगे तब भी हम 2 एटीपी बोलेंगे, और ग्लूकोज से अगर हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जाएं तब भी 2 एटीपी, ग्लूकोज से अगर हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जाएं तब भी 2 ही एटीपी हम बोलेंगे, ठीक है। ओटीपी कह रहा था मैं ठीक है। What then will be maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो अच्छा देखो यहाँ बताया गया कि ईस्ट जो है वो 13% अल्कोहल अगर उसमें कंसंट्रेशन हो जाए तो वो ईस्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है, खुद को पॉइजन कर लेता है। तो नेचुरली जो फर्मेंटेशन किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए, उसमें कितने परसेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन अल्कोहल का हो सकता है, तो ये आप लोग खुद सर्च करना, मुझे नहीं पता है क्योंकि, ठीक है। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस और ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कंसंट्रेशन आर ऑब्टेन? हाँ, क्योंकि ये चीज तो मैंने सुन रखा है ना, मतलब सुन रखा है मैंने, है ना, कि अल्कोहल कंसंट्रेशन मान लेते हैं कहीं 15% हो गया, है ना, कहीं मान लेते हैं 20% हो गया, कोई ड्रिंक्स ऐसी आती हो, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने सुन रखा है। तो वैसे तो अगर हम नेचुरल अपना दिमाग लगाएं तो 13% पे ईस्ट खुद मर जा रहा है, तो 13% के आसपास ही अल्कोहल का कंसंट्रेशन होना चाहिए किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक में, लेकिन अल्कोहल का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली 15% या 20% या उससे ज्यादा भी होता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है फिलहाल हमें नहीं पता है ना। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत बता सकते हो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस दैट आर नेचुरली फर्मेंटेड, क्योंकि ईस्ट जो है वो 13% पे खुद मर जा रहा है, तो 13% शुड बी द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, है ना। कोई भी अल्कोहल में 13% से ज्यादा कंसंट्रेशन अल्कोहल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 13% पे खुद ईस्ट मर जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर 15%, 20%, 30% ये अगर किसी होती होंगी, होती जरूर होंगी, है ना। तो अगर इसमें ऐसी कंसंट्रेशन कहीं आ रही है, तो अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है क्यों आ रही है ना। तो ये आप लोग देख सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया इस समय, क्योंकि नीट में अब क्या कहते हैं उसे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन काफी आने लगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना, ठीक। What then is the process by which organism can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored? तो अभी हमने क्या देखा, फर्मेंटेशन, उसमें 7% एनर्जी, आपने पढ़ा कि ग्लूकोज की 7% एनर्जी रिलीज होती है। तो पूरी एनर्जी किस प्रोसेस में रिलीज होती है? पूरी एनर्जी निकलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। तो सर लार्जर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमें काफी ज्यादा एटीपी चाहिए होता है, 2 एटीपी से काम नहीं चलता है हमारा, ठीक है। तो अपने सेल के काम करने के लिए, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यहाँ पे ग्लूकोज को कहा गया है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म। अब हम अगले सेक्शन में यही देखते हैं, है ना। तो आगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन पे, याद रखना इसी को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो पायरुविक एसिड बना है साइटोप्लाज्म में, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। अब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होगा। The complete oxidation of pyruvate by stepwise removal of all hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बचेंगे जब पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। The passing of the electrons removed as part of hydrogen atom to molecular oxygen with simultaneous synthesis of ATP। बेसिकली ये दूसरा स्टेप जो है, ये जो दूसरा स्टेप है, इसी को हम कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये देखेंगे, ठीक है। देखो, what is interesting to note that first process takes place in the matrix of the cytoplasm। पहली प्रोसेस, ये जो दो प्रोसेस लिखी हुई है ऑक्सीडेशन में, है ना, ये A और ये B, जो पहली प्रोसेस है यहाँ, ये कहाँ पे होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। जो सेकंड प्रोसेस होती है वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे होती है ना, इज लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, मेम्ब्रेन यहाँ पे, मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहा था मैं, है ना। तो लोकेटेड ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ईटीएस जो है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। ये मतलब लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना। आप याद रखना क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, ये बेसिकली क्रेब्स साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल है, और नीचे वाला स्टेप एटीएस है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चल रही है,
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और ईटीएस कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, देखो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म या ग्लाइकोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स in the cytosol after it enters mitochondrial matrix undergoes oxidative decarboxylation। ठीक है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के फॉर्म में इसको लगा के तोड़ा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजनेस, reactions catalyzed by pyruvic dehydrogenase require the participation of several coenzymes including NAD+ and coenzyme A। कई सारे कोएंजाइम भी यहाँ यूज होते हैं जैसे NAD+ और कोएंजाइम A। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड जो है इसमें कोएंजाइम A और NAD+ ऐड हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। इससे बन क्या रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NADH प्लस H+। ठीक है, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में CO2, NADH और हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल बनते थे एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज की जब ग्लाइकोलिसिस होती थी तो 2 पायरुविक एसिड बनते थे, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये 2 पायरुविक एसिड जब बनेंगे तो हर चीज 2 बनेगी, एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH और 2 H+, सब 2 बनेगा। ठीक है, अच्छा, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। एसिटाइल कोएंजाइम में देन एंटर्स अ साइक्लिक पाथवे जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं, आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स हु इल्यूसिएटेड इट, है ना, जिन्होंने बताया होगा। तो हैंस क्रेब्स के नाम पे क्रेब्स साइकिल या फिर इसी को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, TCA। ठीक है, नाम याद रखना, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, वही चीज है। ठीक है, तो अब आते हैं TCA में यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ठीक है, TCA साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। अच्छा, इसको पढ़ने से अच्छा है ना अगर हमें पास ये दे रखा है फिगर। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, फिगर हम देखेंगे, फिगर पूरा तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास। ठीक है, तो देखो हमें सबसे पहले ये क्या दे रखा है पूरा का पूरा, सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा हाँ, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो देखो नाम ही देख लो पहले, क्योंकि नाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। TCA है ना, TCA तो लिखा हुआ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इसी को क्रेब्स साइकिल, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो अब देखो सिट्रिक एसिड साइकिल यहाँ पे दे रखी है। तो हमारे पास पायरुवेट होता है सबसे पहले। ठीक है, पायरुवेट जो होता है वो कोएंजाइम A और NAD+ से रिएक्ट करता है, जिससे क्या क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में तो मेन प्रोडक्ट है, इसके अलावा NADH और CO2 भी मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन तो ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शन ये वाली है। ठीक है, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो है ना, पायरुविक एसिड में कोएंजाइम A और NAD+ जुड़ा, जिससे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिले, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और NADH मिले। ठीक है, अब देखो जो एसिटाइल कोएंजाइम में मिला हमें ये 2 कार्बन का है और यहीं से हमारी साइकिल शुरू होगी। देखो ये जो पहला वाला स्टेप है यानी ये ऊपर वाला स्टेप, ये स्टेप जो होता है वो साइकिल के अंदर नहीं है, ये बाहर। ठीक है, हमारी साइकिल शुरू कहां से होगी, एसिटाइल कोएंजाइम में से, जिसके पास 2 कार्बन है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को ऑक्जेलो एसिटिक कहेगा, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहेगा कि हमसे रिएक्ट कर लो। तो 2 कार्बन जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास है, 4 OAA यानी ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड के पास 4 कार्बन है, 4 2 6 कार्बन से बन जाएगा सिट्रिक एसिड। इसी वजह से इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट आपको याद है ना, पहले स्टेबल प्रोडक्ट पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रिएक्ट करेंगे, सिट्रिक एसिड बनेगा 6 कार्बन का। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, और सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन रहा होता है तो CO2 निकल जाता है, एक CO2 का लॉस होता है हमारे पास, और एक NADH का फॉर्मेशन होता है, और बचते कितने, 5 कार्बन। क्यों, क्योंकि सिट्रिक एसिड में 6 थे, एक निकल गया, 5 कार्बन। अगेन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सेनिक एसिड, फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, इस वजह से सक्सेनिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास बनता है। ठीक है, इसी के अलावा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनते टाइम CO2 तो जाता ही है, इसके अलावा NADH जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और GTP बनता है। अब देखो यहाँ पे NADH तो बनता ही है, GTP के साथ यहाँ पे दिखा नहीं है, यहीं पे ATP भी बनता है, और इसी वजह से यहाँ पे कहा जाता है कि कपल्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि कपल्ड रिएक्शन हो रही है, कपल रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ATP और GTP दोनों चीजें बनती हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी
स्टेप में। अब सक्सिनिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है। इस स्टेप में एक FADH2 का फॉर्मेशन होगा। मैलिक एसिड से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, और इस स्टेप में भी एक NADH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमारे पास वापस से रीजनरेट हो गया। फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसी दूसरे को एंजाइम में से रिएक्ट करेगा, एसिटाइल को एंजाइम में से, फिर से साइकिल चलेगी। तो ये पूरी सिट्रिक एसिड साइकिल है। अब इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ ये जानना। ठीक है, तो देखो मैं ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले पायरुवेट वाला स्टेप हटाओ, सिर्फ साइकिल में हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि TCA है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या क्या बना हमारे पास। देखो एसिटाइल को एंजाइम में ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जुड़ते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। सिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड मिलता है, बनता है, तो हमारे पास क्या बनता है, NADH। ठीक है, NADH। इसके अलावा हमें क्या मिलता है, CO2, है ना, दो चीजें मिलती है। अल्फा कीटो जब सक्सिनिक में चेंज होता है, CO2 एक और मिलता है, तो CO2 यहाँ पे एक और मिल जाएगा, 2 लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा NADH एक और मिल रहा है। ठीक है, तो NADH में यहाँ पे 2 लिख देते हैं। इसके अलावा क्या मिल रहा है, GTP और ATP, है ना, GTP और ATP। ठीक है, इसके अलावा देखो सक्सिनिक एसिड जब मैलिक एसिड में चेंज होता है तो FADH2 मिलता है, तो FADH2 लिख लेते हैं। इसके अलावा जब मैलिक एसिड ऑक्सिलो एसिड चेंज होता है तो NADH फिर से मिलता है, तो NADH कितने हो गए, 3। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड और कहीं नहीं मिला ना, हाँ ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2, 3 NADH, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ATP, 1 GTP, 1 FADH2। इतनी चीजें हमें साइकिल के अंदर मिलती हैं। इसके अलावा साइकिल के बाहर देखोगे तो एक NADH2 यहाँ पे और CO2 एक यहाँ पे, ये सब मिलता है। ठीक है, ये क्यों जानना जरूरी है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं इस साइकिल को। तो TCA स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यानी OAA जो कि 4 कार्बन का है, एंड वाटर टू यील्ड सिट्रिक एसिड। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एंजाइम सिट्रेट सिंथेज एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A इज रिलीज। ठीक है, कौन सा एंजाइम लगेगा, सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, citrate is then isomerized to isocitrate. It is followed by 2 successive step of decarboxylation। अब ये 2 स्टेप जो हैं वो हमें नहीं जानने हैं, इस वजह से नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ना ही ये स्टेप हमें दे रखा है, citrate is isomerized to isocitrate, है ना, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। सीधा हम इस स्टेप पे आते हैं। ठीक, then succinyl coenzyme in the remaining steps of citric acid cycle, succinyl coenzyme is oxidized to oxaloacetic acid allowing the cycle to continue। फिर से oxaloacetic acid बन जाएगा जिससे साइकिल कंटिन्यू होगी। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड, जो कि आपने देख लिया है ना, जब अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड सक्सिनिक एसिड में बनता है। अच्छा वही चीज यहाँ पे इन्होंने एक बीच का स्टेप छोड़ दिया है ना, यहाँ पे जो फिगर है, जैसे हमने कहा कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा, तो डायरेक्ट नहीं चेंज हो रहा है, ये डॉटेड लाइन जो दिखा रखी है इसमें मतलब है कि बीच में एक आध दो स्टेप और है, समझ में आ रहा है, तो वो स्टेप्स जो है वो छोड़ दिए हैं। तो यहाँ इसी वजह से लिखा हुआ है कि सक्सिनाइल को एंजाइम में सक्सिनिक एसिड में चेंज होगा। तो यहाँ पे बीच में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक और स्टेप आएगा जहाँ पे सक्सिनाइल को एंजाइम A बनेगा। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ये फिगर आपके लिए काफी है। ठीक है, this is a substrate level phosphorylation in a coupled reaction, GTP is converted into GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। GTP is converted into GDP, उल्टा लिख दिया है। कपल रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताई जिसमें GTP और ATP दोनों का फॉर्मेशन होता है, इसमें क्या लिखा है, इन अ कपल रिएक्शन GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। ADP बनता है, सॉरी ATP बनता है और GTP खर्च होता है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि GDP से GTP फॉर्मेशन होता है। तो दो में से एक चीज तो गलत होंगी, है ना, ऑब्वियसली, मतलब हमारा ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, या फिर मैं इंग्लिश इसकी थोड़ा सा गलत पढ़ रहा हूँ, है ना। इन अ कपल्ड रिएक्शन GTP इज कन्वर्टेड टू GDP, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, GDP कन्वर्टेड इनटू GTP, उल्टा दे रखा है ना। GTP बनेगा तो यहाँ पे लिख रहा है GTP इज कन्वर्टेड इनटू GDP, यानी GDP बढ़ेगा। जब भी ये वाला साइन यूज होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GTP और यहाँ पे लिखा है GDP, तो मतलब होता है GTP से GDP बन रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जस्ट उल्टा लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है GDP और यहाँ लिखा है GTP।
तो जीडीपी से जीटीपी, जीडीपी से जीटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो याद रखना यहाँ पे, या फिर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ गलत, या फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कपल्ड रिएक्शन में जीटीपी और एटीपी दोनों का फॉर्मेशन होता है फिलहाल, ठीक है। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट्स इन साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH, जो कि मैंने लिखा कि 3 NADH बनते हैं हमारे पास, एंड 1 पॉइंट वेन FAD प्लस इज रिड्यूस टू FADH2, जो कि मैंने लिखा एक जगह पे FADH2 चलेगा, ठीक है। The continued oxidation of acetyl coenzyme via TCA cycle requires the continued replacement of oxaloacetic acid. लगातार oxaloacetic acid हमें चाहिए फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल, है ना। इन एडिशन इट ऑल्सो रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD प्लस FADH फ्रॉम NADH एंड FADH2। इसके अलावा हमें NAD प्लस और FAD प्लस भी चाहिए होता है, ठीक है। द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज फॉलोज। समरी रिएक्शन है ये, ठीक है। पायरुविक एसिड जो है इसमें 4 NAD प्लस FAD प्लस 2 वाटर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यहाँ पे इतना यूज हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर 3 CO2 बना, यहाँ पे देखो 2 CO2 मैंने लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि तीसरा वाला यहाँ पे है ना, साइकिल के अंदर नहीं, साइकिल के बाहर है। 3 CO2 बना, 4 NADH बने, मैंने यहाँ पे 3 NADH मिला है, क्योंकि 3 जो है साइकिल के अंदर है। जो साइकिल के अंदर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बाहर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि साइकिल के अंदर डायरेक्ट पूछ जाता है कि टीसीए साइकिल में कितने NADH बने, तो 3 आपको बताना है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आयन बना, 1 FADH2 बना, 1 ATP बना, ठीक है। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NADH plus H plus 2 of FADH2 synthesized between besides just 2 molecules of ATP in TCA cycle। अब हम सारा चीज अगर मिला के देखें तो हमारे पास कितना क्या क्या मिला है, जरा देखो। हमारे पास सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन पे आओ, यहाँ पे इस रिएक्शन में हमारे पास NADH, मैं एनर्जी वाले कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, देखो NADH FADH2 और ATP, है ना। NADH नीचे लिखते हैं, है ना, नीचे लिखते हैं, NADH FADH2 और ATP, ये तीनों जो है हाई एनर्जी कंपाउंड है, तो इनके बारे में बात कर रहा हूँ फिलहाल। सबसे पहले ऊपर देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 NADH मिलेगा अगर एक ग्लूकोज की बात करें, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक ग्लूकोज के लिए कितनी बार साइकिल चलेगी? 2 बार, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड रहते हैं ना, 2 TCA साइकिल, है ना। एक ग्लूकोज के लिए 2 TCA साइकिल चलेगी, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड होते हैं ना। यहाँ पे हमने एक बार पायरुविक एसिड लेके साइकिल को चलाया है, यहाँ पे देखो एक पायरुवेट लिया है, एक पायरुविक एसिड लेके साइकिल चलाया है, ठीक है। तो अगर 2 TCA साइकिल के बारे में देखें, यानी एक ग्लूकोज का लेके चलते हैं हम, तो हमारे पास 2 NADH यहाँ पे मिलेंगे, है ना। 3 को इसको डायरेक्ट 6 कर दो, क्योंकि एक साइकिल में 3, 2 साइकिल में 6, तो 6 2 8 NADH, 8 NADH, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, समझ में आ गया। 2 ऑफ FADH2, तो देखते हैं FADH2 कहाँ मिल रहा है। FADH2 सिर्फ यहाँ मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा था, और ये साइकिल एक ग्लूकोज के लिए हम 2 बार चलाएंगे, तो कितना मिल जाएगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 मिल जाएगा। ATP सिर्फ एक जगह मिल रही थी, यहाँ पे, है ना, और कहीं तो ATP मिल नहीं रही है, तो इस वजह से देखो लिखा हुआ है जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अब देखो, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, डायरेक्ट याद करना कि जो NADH होता है ना, एक NADH जो होता है उसकी आगे आप कह लो ETS में जाता है, या कुछ भी आगे जो होता है, NADH जो होता है उस वो ओवरऑल 3 ATP को जन्म देता है, 3 ATP को। एक FADH जो होता है वो 2 ATP को जन्म देता है, समझ में आ रहा। और ATP तो 2 ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये बताओ 8 त्रिक 24 ATP मिल जाएंगे हमारे पास NADH की वजह से। 2 दूनी 4 ATP हमें मिल जाएंगे FADH के 2 की वजह से, और 2 ATP हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 24 4 कितना हो गया? 24 4 28, 28 और 2 30, 30 ATP, है ना। 24 आर्थिक 24 2 3 4, लेकिन 30 नहीं 38 मिलने चाहिए, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? 38 मिलना चाहिए, कुछ तो गलत कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस को हमने दे ध्यान में दिया, है ना, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस को तो हम छोड़ ही दिए, ग्लाइकोलिसिस में भी तो बन रही थी ATP। हाँ, नेट ATP ग्लाइकोलिसिस में 2 बन रही थी, 2 ATP का नेट फॉर्मेशन होता था। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में एक NADH यहाँ बन रहा था, NADH यहाँ पे 2 बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट से 2
ट्रायोज बिसफॉस्फेट, यानी 3 ये बनेंगे, ये भी 2 रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा तो है मैंने, है ना। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का है, उससे ट्रायोज फॉस्फेट 2 बनेंगे, और उस 2 ट्रायोज फॉस्फेट से 2 ट्रायोज बिसफॉस्फेट बनेगा, तो 2 NADP यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो 2 ATP और 2 NADH यहां से भी आएगा, है ना। 2 ATP और 2 NADH यहां से भी आएगा। तो हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, है ना। तो ये सब तो 30 ATP तो हमें मिल गया इधर क्रेब्स साइकिल की वजह से। ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिल रहा है, ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिल रहा है, 2 ATP मिल रहे हैं, है ना, और 2 NADH मिल रहे हैं, और NADH 3 ATP को जनरेट करेंगे, यानी टोटल 2 3 6 प्लस 2 यानी 8 ATP यहाँ आ जाएगी। देखो हो गया कितना, 38 ATP। समझ में आ गया। अगर हम ग्लूकोज लेंगे और ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन कराएंगे तो 38 ATP मिलेगी, जबकि जब हम फर्मेंटेशन करा रहे थे तो कितनी ATP मिल रही थी, 2 ATP कुल मिल रही थी, चाहे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या जो भी कराएं, है ना। और वो भी 2 ATP कहाँ मिल रही थी, ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप में ATP मिल जा रही थी, और कहीं नहीं मिल पा रही थी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो काफी अच्छा होता है, किसके कंपैरिजन में, एनएरोबिक यानी फर्टिलाइजेशन का, फर्मेंटेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither oxygen has come to the picture nor promised large number of ATP has been synthesized. अच्छा, इन्होंने कहा कि अभी तक ना ऑक्सीजन का रोल हमें पता चला है, ना ही नंबर ऑफ ATP। वैसे मैंने तो बता दिया, लेकिन इन्होंने नहीं बताया अभी ना। ऑल्सो व्हाट इज द रोल ऑफ NADH and FADH2 that is synthesized. Let us now understand the role of oxygen in respiration and how ATP is synthesized. अब आते हैं ETS पे। ETS ही वो जगह है जहां पे NADH और FADH मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें से ATP निकाली जाती है, ठीक है। उनसे बेसिकली ATP बनाई जाती है ETS से। तो ETS को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है, ये एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब देखो, following steps in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH and FADH2. ETS किस लिए है, NADH और FADH2 में जो एनर्जी रखी हुई है उसको निकालने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए। This is accomplished when they are oxidized through electron transport system and electrons are passed on to oxygen resulting in the formation of water, ठीक है। अभी हम देखेंगे द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS, है ना। एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑलरेडी बता दिया था कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ETS कहाँ चलता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in a mitochondrial matrix during citric acid cycle are oxidized by NADH dehydrogenase, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1। अब देखो ETS पहले हम फिगर में समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। ETS जो होता है इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, है ना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे है। ये मैट्रिक्स है, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला भाग है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्पेस होती है, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो जगह है वो ये है ना, ये एरिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है इनर वाली, और ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाला भाग, ठीक है। अब इसमें 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेस होता है, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेस। तीसरा कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BC1, और चौथा कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। हो सकता है दिख ना रहा हो क्योंकि यहाँ पे फिगर ही वैसा ही है, ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दें, ठीक है। अब बेसिकली हमें एक चीज करना है यहाँ पे, है ना, हमें एक चीज करना है, हाइड्रोजन जो है, हमें हाइड्रोजन यहाँ से उठा के यहाँ पटकना है। मतलब मैट्रिक्स से हमें हाइड्रोजन खाली करना है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके डालना है, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है। और चारों कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली यही काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। अब देखो, बहुत ज्यादा पाथ याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि एक एक रास्ता आप याद करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, NADH और H+ जो है हमारे पास, ये चेंज होता है NAD+ में, ठीक है। और ये 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बेसिकली चेंज होते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चेंज होते हैं, जिससे 4H+ इधर चला जाता है। यहाँ पे देखो 4H+ लिखा हुआ है, ठीक है, 4H+ इधर चला जाता है। यहाँ पे मिलता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन FMN रिसीव करता है, फिर FMN से आगे जाके ये FES के पास जाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से ये बाहर आते हैं, और यूबीक्विनोन नाम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इनको रिसीव कर लेता है, ठीक है। यूबीक्विनोन से फिर ये इलेक्ट्रॉन UQH2 में होते हुए हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर चले जाते हैं, एक चीज के अंदर जिसको साइटोक्रोम B कहते हैं,
ठीक है, अभी हम जानेंगे नहीं क्या क्या चीज है, ठीक है, अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कॉम्प्लेक्स वन से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, जैसे ही उसने रिडक्शन हुआ था, कॉम्प्लेक्स वन का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेस। NADH से जैसे ही NAD प्लस बना, डिहाइड्रोजनेस यानी हाइड्रोजन हटा दिया गया ना, NADH से हाइड्रोजन हटा दिया गया, इलेक्ट्रॉन निकले साथ में जो हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन जब हमने ट्रांसफर कर रखा है ना हाइड्रोजन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का जब हमने ट्रांसपोर्ट शुरू किया, उसी समय हाइड्रोजन को क्या किया हमने, यहां से उठा के कॉम्प्लेक्स वन से होते हुए जाएगा, ऐसा नहीं बाहर से नहीं जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ये कॉम्प्लेक्स वन से होते हुए ऐसे बाहर चला जाएगा, ठीक है, दूसरे साइड मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन जो निकला था वो किस में आया, साइटोक्रोम बी में, जो कि कॉम्प्लेक्स थ्री में है। तो कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, कॉम्प्लेक्स थ्री में। कॉम्प्लेक्स टू का नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये क्या करेगा, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में चेंज करेगा और यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगेन यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो FAD में जाएंगे, फिर FeS में जाएंगे, और फिर यूबिक्विनोन इन्हें रिसीव करेगा और UQH2 से होते हुए अगेन आ जाएंगे साइटोक्रोम बी के पास, जो कि किसमें, साइटोक्रोम सॉरी कॉम्प्लेक्स थर्ड में। यानी कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स सेकंड दोनों से इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर। दोनों जगह से इलेक्ट्रॉन्स कहां आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, ठीक है। साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, उसके पास जाएगा साइटोक्रोम सी के पास। यहां पे इलेक्ट्रॉन जैसे ही पहुंचेगा, अगेन जो हाइड्रोजन हमें मिलेगा उस हाइड्रोजन को फिर से हम यहां से बाहर, यहां से निकलेंगे बाहर निकाल देंगे, इधर ले आएंगे। देखो यहां से भी हमने हाइड्रोजन निकाल के उधर डाल दिया, और यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन था, सॉरी जो हाइड्रोजन था वो उठा के इधर डाल दिया। तो बेसिकली हर कॉम्प्लेक्स काम क्या कर रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की संख्या बढ़ा रहा है, ठीक है। आखिरी कॉम्प्लेक्स फोर है। तो देखो जो हाइड्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन हमारा कॉम्प्लेक्स थ्री में गया था, वो साइटोक्रोम सी से होता हुआ यहां से होता हुआ आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स फोर में, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, दो हाइड्रोजन जो है, देखो वाटर की यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफर कर दिया जा रहा है किसमें, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ट्रांसफर कर दिया जा रहा है अगेन मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन जो है ये साइटोक्रोम सी से यहाँ से देखो Cu ए में आएगा, फिर साइटोक्रोम ए में आएगा, फिर साइटोक्रोम A2 में आएगा, फिर Cu बी में आएगा, ठीक है। ये चीजें दिख नहीं रही होंगी बहुत ही, क्योंकि फिगर ही NCERT का वैसा है, ठीक है। लेकिन कुल मिला के चारों जो कॉम्प्लेक्स थे उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन की संख्या दूसरे साइड बढ़ा दी काफी ज्यादा, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है वो एक साइड जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, अब उसे रास्ता चाहिए वापस से अंदर आने के लिए। वो रास्ता कौन प्रोड्यूस करेगा, एटीपी सिंथेज एंजाइम। जो एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है उसके दो भाग होते हैं, एक F0 जो कि ऐसे बाहर की ओर निकला रहता है, प्रोट्यूड करता है, और एक F1 जो होता है वो मेन एटीपी सिंथेज एंजाइम कौन सा होता है, F1, ठीक है, जो कि अंदर रहता है, मेम्ब्रेन में धंसा होता है। अब देखो जो हाइड्रोजन है उसको रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा अंदर आने के लिए, F0 जो है वो एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के तरह काम करता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन को अंदर आने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है। और क्योंकि हाइड्रोजन बाहर की ओर बहुत जाता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की संख्या बहुत जाता है, तो ये बहुत ही तेजी से निकलते हैं हाइड्रोजन F0, फिर F1 से होते हुए बहुत ही तेजी से अंदर की ओर आने लगते हैं। और इतनी तेज से जो हाइड्रोजन अंदर की ओर आते हैं, उसी वेलोसिटी का यूज करके जो एटीपी सिंथेज है ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है। समझ में आया, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर देता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स वन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वाया FADH2, जो कि कॉम्प्लेक्स सेकंड से आएगा, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। द रिड्यूस्ड यूनिक्विनोन, यूबिक्विनोल जिसे कहते हैं, इज देन ऑक्सीडाइज्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, जो कि कॉम्प्लेक्स 3 है। साइटोक्रोम सी इज अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर surface of the inner membrane and acts as mobile carrier for transfer of electrons between complex third and fourth, ठीक है। साइटोक्रोम सी जो है वो थर्ड और फोर्थ में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। Complex 4 refers to cytochrome C oxidase complex containing cytochromes A and A3 and two copper centers, ठीक है। कॉपर के दो सेंटर होंगे यहाँ पे, देखो कॉपर A और कॉपर B, यहाँ पे कोई और लेते हैं, है ना। ये जो है कॉपर A है, ये कॉपर B है, ये साइटोक्रोम A है और ये साइटोक्रोम A3 है, ठीक है, A3 याद रखना, ठीक है। When the electrons pass from one carrier to another via complex 1 to 4 in the electron transport system, they coupled to ATP synthase complex 4 for production of ATP and ADP, ठीक है। And inorganic
फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी बनती है किसके द्वारा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को छोड़ के। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NADH gives rise to 3 molecules of ATP। NADH जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है और इस वजह से इससे मिलते हैं 3 ATP के मॉलिक्यूल, जो कि मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था आपको। FADH2 2 मॉलिक्यूल्स ATP के बनाता है। तो FADH2 एक FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या ETS में जाता है तो कितने मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, 2 मॉलिक्यूल। एक NADH जब ATS में जाता है तो 3 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। Although aerobic respiration process of respiration takes place in the presence of oxygen, the role of oxygen is limited to terminal stage of process। अब बताया गया है क्योंकि यहाँ पे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम कहते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत कब पाती है, एकदम आखिरी में। कहाँ पे, यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है उसको जोड़ के वाटर बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को बाहर से लेके जाता है, तो मतलब ऑक्सीजन की जरूरत एकदम आखिरी में, टर्मिनल पे पड़ती है। टर्मिनल समझ रहे हो ना, लास्ट स्टेज, टर्मिनल स्टेज पे, ठीक है। Yet the presence of oxygen is vital। हालांकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी, वाइटल मतलब एकदम जरूरी, ऐसा नहीं कि बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा। सिंस इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि यही पूरी प्रोसेस को ड्राइव करती है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को सिस्टम से रिमूव करती है ना, हाइड्रोजन को सिस्टम से अंदर से बेसिकली रिमूव करती है। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ETS में फाइनल हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। Unlike photophosphorylation, where the light energy that is utilized for the production of, पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि photophosphorylation होता है जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है ना। रेस्पिरेशन में एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर द सेम प्रोसेस। रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करके एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एटीपी सिंथेस जो होता है, इसी से एटीपी की सिंथेसिस होती है, ठीक है। और इसमें 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, F1 और F0। F1 जो होता है वो हेड पीस होता है, ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है एंड कंटेन्स द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मतलब F1 जो है उसके अंदर ही क्या होता है, वो बनता है ना। अच्छा मैंने उल्टा बता दिया था, है ना। F0 is an integral membrane protein that forms the channel through which protons carry across the inner membrane। मैंने उल्टा बता दिया था। F1 जो होता है वो बाहर प्रोट्यूड करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बाहर निकला हुआ रहता है। F0 जो है वो घुसा हुआ रहता है। मैंने ऊपर यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे शायद उल्टा बना दिया है ना, हाँ F1 को मैंने ऊपर बाहर बता दिया था, है ना। F1 जो होता है वो धसा हुआ रहता है मेम्ब्रेन में, ठीक है। F1 जो होता है, सॉरी F0 जो होता है, F0 को मैंने बता दिया था यहाँ पे। F0 जो होता है वो मेम्ब्रेन में घुसा हुआ रहता है, F1 जो होता है वो बाहर निकला होता है, ठीक है। The passage of protons through the channel is coupled to the catalytic site of F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, 4 hydrogen passes through the F0 from the intermembrane space to the matrix down the इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो अगर एक एटीपी हमें बनानी है, एक एटीपी, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन जो है उसको हमें पास करना पड़ेगा इधर से इधर। 4 हाइड्रोजन जब पास होंगे, मतलब निकलेंगे, तब हमारे पास देख रहे हो फॉर ईच एटीपी प्रोड्यूस, एक एटीपी के लिए 4H प्लस पासेस थ्रू F0, ठीक है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। It is possible to make calculation of net gain of ATP for every glucose molecule oxidized, but in reality this can remain only a theoretical exercise। ठीक है, देखो हम ATP कैलकुलेट किए थे कि 38 ATP बनती है किसमें, ऑक्सीडेशन सॉरी एरोबिक रेस्पिरेशन में, और सिर्फ 2 ATP बनती है किसमें, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। लेकिन एनसीईआरटी कहता है ये थ्योरेटिकल एक्सरसाइज हो सकती है, ये हमारे पास कंफर्म नहीं है ना, ये 100% नहीं है हमें कंफर्म। दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली ऑन सर्टेन एजम्पशन, कुछ चीजें एज्यूम करके हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे there is a sequential orderly pathway functioning with one substrate forming the next and glycolysis, and within the glycolysis and with glycolysis TCA cycle and ATS pathway following one after another। हमने सबसे पहले मान रखा है कि जो भी प्रोसेस हो रही है ये रेस्पिरेशन की, वो सीक्वेंशियल है, एक के बाद एक होती है। जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर टीसीए, फिर उसके बाद एटीएस, एक दूसरे के बाद सारी होती है, ठीक है। ये हमने मान रखा है, ठीक है।
NADH synthesized in glycolysis is transferred into the mitochondria and undergoes oxidative phosphorylation। हमने ये मान रखा है कि जो NADH बनता है ग्लाइकोलिसिस में, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाता है और इससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वहां पे होता है। ठीक है। None of the intermediates in the pathway are utilized to synthesize any other complex। कोई भी पार्ट जो इंटरमीडिएट हमने पाथवे में रखे हुए हैं, जो भी इंटरमीडिएट स्टेज बस बनती है, वो कोई और चीज नहीं बना रही है, आर नॉट यूटिलाइज्ड, है ना, मतलब उनको किसी और चीज के लिए नहीं यूज किया रहा। ठीक है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड। हम ये भी मान के चलते हैं सिर्फ ग्लूकोज ही का ही रेस्पिरेशन हो रहा है या ग्लूकोज ही तोड़ा जा रहा है। ठीक है। कोई और सबस्ट्रेट जो है वो पाथवे में नहीं इंटर कर रहा है या फिर किसी इंटरमीडिएट स्टेज में भी नहीं इंटर कर रहा, मतलब सिर्फ ग्लूकोज को ही हम तोड़ के एनर्जी निकाल रहे हैं, ये भी हम मान लेते हैं। ठीक है। But this kind of assumption are not really valid in a living system. All pathway work simultaneously and do not take place after one another। ये लिविंग सिस्टम में वैलिड नहीं है जो हमने मान रखा है। सारे पाथवे एक साथ चलते हैं, वो एक दूसरे के बाद नहीं आते हैं, जैसे हमने एक दूसरे के बाद पढ़ा। ठीक है। सबस्ट्रेट्स एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज व्हेन नेसेसरी। सबस्ट्रेट जो होते हैं वो एंटर करते हैं पाथवे में और अगर जरूरत पड़ी तो वो वापस से बाहर भी आ जाते हैं पाथवे से। ठीक है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज व्हेन नीडेड। एटीपी जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे यूज होती है। एंजाइम के रेट्स जो होते हैं वो मल्टीपल तरीके से कंट्रोल होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। Yet it is very useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficient of living system in the extraction of energy। फिर भी ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। कौन सी एक्सरसाइज? एटीपी कैलकुलेट करने की। ठीक है। Hence there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration from one molecule of glucose। 38 ATP कहाँ से आया था सारा कैलकुलेट करके मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पहले ही बता दिया। ठीक है। थोड़ा सा कंपैरिजन है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में, इंपॉर्टेंट याद रखना। फर्मेंटेशन जो होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ही होता है ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है जिससे CO2 एंड वाटर बनता है। फर्मेंटेशन में नेट गेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, जबकि मेनी मोर मॉलिक्यूल लिखा है 38, आप याद रखना, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, याद रखना। NADH is oxidized to NAD plus, rather slow in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration। याद रखना फर्मेंटेशन के केस में जो NADH NAD प्लस में चेंज हो रहा था ये स्लोली होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में यही रिएक्शन विग्रस होती है, मतलब बहुत ही तेज होती है। ठीक है। एम्फीबोलिक पाथवे, अब देखो जो रेस्पिरेशन होता है ना उसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। एम्फीबोलिक मतलब ये कैटाबोलिक भी होता है और एनाबोलिक, मतलब इसमें चीजें बनती भी है और टूटती भी है। देखो ग्लूकोज जो होता है ये फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज ही चाहती है रेस्पिरेशन के लिए मेनली। ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जाने से पहले कोई भी कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो ग्लूकोज में चेंज किया जाता है और ग्लूकोज ही रेस्पिरेशन किया जाता है। हाउ अदर सबस्ट्रेट्स कैन बी आल्सो बी रेस्पायर्ड, मतलब जैसे अब यहाँ पे लिखा नहीं है, जैसे प्रोटीन जो होता है उसका भी रेस्पिरेशन हो सकता है। हमारी बॉडी में प्रोटीन तोड़ के भी एनर्जी निकाली जा सकती है। हमारी बॉडी फैट तोड़ के भी एनर्जी निकालती है। जब हम कहते हैं हम फैट बर्न कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, फैट को तोड़ के एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है। लेकिन तो और अदर सब्सटेंसेस कैन बी रेस्पायर्ड बट देन दे डू नॉट इंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट फर्स्ट स्टेप। लेकिन फिर प्रोटीन या फैट अगर हम यूज करेंगे तो वो पहले स्टेप में रेस्पिरेटरी पाथवे में नहीं एंटर करते हैं। ठीक है। सी फिगर 12.6। अब 12.6 पहले अब देख लेते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नॉर्मल हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये तो सिंपल है, मतलब यही तो हमने देखा है कि ये ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट मान लो दूसरा था, मतलब मान लो सुक्रोज था तो ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता ही है पूरा का पूरा तो हमने सिस्टम देखा ही है, ग्लाइकोलिसिस होगी, फिर उसके बाद पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड से सीधा क्रेब्स साइकिल में आएगा। तो ये तो हमारा नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लो फैट है हमारे पास, देखो अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास खत्म हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे पहले हमारी प्रोटीन टूटना शुरू होती है ना पहले हमारी प्रोटीन टूटना शुरू होगी। ठीक है। प्रोटीन को डायरेक्ट नहीं जा सकती है इसमें क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट नहीं जा सकती, इसको तोड़ा जाएगा, अमीनो एसिड में बनाया जाएगा। अमीनो एसिड जो होता है इसको चेंज किया जाएगा पायरुविक एसिड में, फिर उसके बाद पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में और क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी। तो प्रोटीन को चेंज करना पड़ता है किसमें, अमीनो एसिड में। ऐसे ही अगर इसको फैट्स को करें, अगर हम फैट बर्न करना चाहें तो पहले फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद फैटी एसिड्स को जो है एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाएगा और क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो फैटी एसिड तो ऐसे जाएगा,
मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में। जो ग्लिसरॉल है हमारा, उसको जो है 2-3 स्टेप से लगा के डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाला जो स्टेप है इसमें लाया जाएगा, ठीक है। फिर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले स्टेप से 2-3 स्टेप जो आगे आया था, उसके बाद पायरुविक एसिड बनेगा, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम है, और उसके बाद क्रेब्स साइकिल में आएगा। तो समझ रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को डाला जाता है क्रेब्स साइकिल में। प्रोटीन्स अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है, अमीनो एसिड को कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड जाता है उसमें क्रेब्स साइकिल में। फिर अगर फैट है तो इसमें फैटी एसिड जनरली जो होते हैं उनको एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, है ना। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको डायरेक्ट कहाँ चेंज कर रखा है, एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन जो ग्लिसरॉल होते हैं उनको पहले डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वाले स्टेप पे, ग्लाइकोलिसिस का याद है स्टेप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इस स्टेप में लाया जाता है। इस स्टेप से आगे जो भी स्टेप्स होते हैं उससे बनता है पायरुविक एसिड, तब एसिटाइल कोएंजाइम में फिर आता है क्रेब्स साइकिल। तो यही बात की जा रही है वहां पे, है ना। 12.6 हमने देख लिया। Points of entry of different substrate in the respiratory pathway। देखो, fats would need to be broken down into glycerol and fatty acid। फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज किया जाएगा, ठीक है। इफ फैटी एसिड्स वर टू बी रेस्पायर्ड, अगर हम फैटी एसिड को रेस्पायर करना चाहते हैं तो उनको एसिटाइल कोएंजाइम में तोड़ा जाएगा, फैटी एसिड से बनाया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर वो पाथवे में जा सकते हैं। अगर हमें ग्लिसरॉल चाहिए तो ग्लिसरॉल जो होता है वो पहले पीजीएल में, पीजीएल समझ में आ रहा है ना, यही वाला हमारा कंपाउंड है ना, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पीजीएल, है ना। थ्री, इसी को कहा जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, या फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो पीजीएल में चेंज किया जाएगा ग्लिसरॉल को, तब जाएगा। प्रोटीज जो होते हैं उनको डिग्रेड किया जाएगा, प्रोटीएजेस नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं और अमीनो एसिड में बदल देते हैं। फिर आफ्टर डीएमिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमीनो एसिड्स में से एनीम ग्रुप जो होता है, एनीम नहीं अमीन, ठीक है, अमीन ग्रुप जो होता है उसको निकाल दिया जाता है। उसको जब बाहर निकाल दोगे, अमीन ग्रुप जब निकाल दोगे तो उसको कहेंगे डीएमिनेशन, यानी अमीन ग्रुप को हटा देना। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज किया जाएगा, अमीनो एसिड में से अमीन ग्रुप को हटा दिया जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दियर स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद they would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate और acetyl coenzyme में। फिर ये इंटर करेंगे क्रेब्स साइकिल में, कोई ना कोई एक स्टेज पे इंटर करेंगे, इवन एज, या फिर पायरुविक एसिड में चेंज होंगे या फिर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होके इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड है, जैसे अमीनो एसिड के डीएमिनेशन के बाद हमने देखा पायरुविक एसिड में चेंज हो गया, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर क्रेब्स साइकिल। इसको आप ऐसे भी मिला सकते हैं, ये अमीनो एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में, मतलब क्योंकि अमीनो एसिड कई सारी है ना अपने पास, तो वो अमीनो एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो गई, फिर क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। अब क्योंकि रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, तो इस वजह से कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गई। लेकिन रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी पाथवे, रेस्पिरेशन में एनर्जी भी तो निकलती है, वी ड्राइव एनर्जी, एनर्जी निकलती है, तो ये एक एनाबॉलिक पाथवे भी हो गया क्योंकि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। What is important to recognize that these very compounds would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of said substrates. Hence, fatty acids would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme A would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Important point है, अगर हमें फैटी एसिड को तोड़ना है, को रेस्पायर करना है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज कर सकते हैं, है ना, एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हमें फैटी एसिड बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए को निकाल के फैटी एसिड बना भी सकते हैं, एनसीईआरटी ने ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है। हेंस रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में फैटी एसिड का ब्रेकडाउन तो हो ही रहा, तोड़ तो हम ही रहे हैं, है ना, तोड़ रहे हैं रेस्पायर करने के लिए, जरूरत पड़ेगी तो तोड़ेंगे, और अगर बनाना है तब भी हम एसिटाइल कोएंजाइम ए को रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकाल के फैटी एसिड का सिंथेसिस में लगा सकते हैं। तो दोनों चीज हो रही है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है, सिंथेसिस में। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक। इसी तरीके से प्रोटीन भी होता है, हम प्रोटीन को बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। Breaking down the processes within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism। किसी चीज को तोड़ना सिंपल सब्सटेंस में कैटाबोलिज्म कहलाता है, और किसी चीज को बनाना एनाबोलिज्म कहलाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन में दोनों चीज हो रहा है तो इस वजह से रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे, एम्फीबोलिक मतलब
एनाबोलिज्म प्लस कैटाबोलिज्म दोनों देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हमें हमारे पास एनर्जी कम है तो हम फैट को तोड़ के एसिटाइल को एंजाइम में चेंज करेंगे और एसिटाइल को एंजाइम से क्रेब्स साइकिल चलेगी जिससे हमें मिलेगी एनर्जी। अगर हमारे अंदर एनर्जी ज्यादा है और जरूरत नहीं है एनर्जी की तो एसिटाइल को फैटी एसिड की जरूरत है हमारे पास, तो एसिटाइल को एंजाइम को चेंज करेंगे फैटी एसिड में और हमारे पास मिलेगा फैटी एसिड। तो तोड़ना और बनाना दोनों काम हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? देखो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई और CO2 कितना इवॉल्व हुआ, इसका रेशियो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का रहता है, यानी RQ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। अब ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है कि RQ कितना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो कि सबस्ट्रेट के तौर पे जब यूज किया जाता है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब पूरी तरीके से इनको तोड़ दिया जाता है, तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 होता है। ठीक है, बिकॉज इट इक्वल्स द अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2 आर इवॉल्व एंड कंज्यूम, क्योंकि ऑक्सीजन और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना और ऑक्सीजन कंज्यूम दोनों बराबर होता है, इस वजह से बना जाता है। ठीक है, ठीक है, देखो C6H12O6 था, 6O2 हमने जोड़ा, 6CO2 निकला और 6 वाटर निकला, तो हमने कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया? 6 ऑक्सीजन को। और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकला? 6। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आया? नंबर ऑफ CO2, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO2 यूज्ड, मतलब प्रोड्यूस्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, तो ये हो गया 1। ठीक है, लेकिन फैट्स अगर रेस्पिरेशन में यूज करें तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कम होता है, क्योंकि 100% का इनका वो नहीं हो पाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। देखो, कैलकुलेशन फॉर अ फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटिन इफ यूज्ड एज सबस्ट्रेट। ट्राइपैल्मिटिन एक फैटी एसिड है, उसको हम यूज कर रहे हैं। ट्राइपैल्मिटिन का ये फॉर्मूला है C51H98O6। इसमें 145 ऑक्सीजन यूज हुई और 102 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ। 102 ऊपर लिखेंगे, 145 नीचे लिखेंगे, 0.7 आएगा। ठीक है, इसीलिए प्रोटीन को अगर यूज करेंगे तो लगभग 0.9 आएगा। तो मतलब सबसे अच्छा हमारी बॉडी के लिए क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करें। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 आता है ना। सेकंड नंबर पे प्रोटीन को यूज किया जाए, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आता है? 0.9। थर्ड नंबर पे फैट को यूज किया है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना आता है? 0.7। समझ में आ गया? व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन वन। प्योर प्रोटीन और फैट आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरली एक से ज्यादा रेस्पिरेटरी क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट्स को यूज किया जाता है ना, एक साथ। मतलब मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों का चल रहा है, प्रोटीन फैट दोनों का चल रहा है। ठीक है, लेकिन प्योर प्रोटीन या प्योर फैट जो होता है उसको कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्टेंस के फॉर्म में नहीं यूज किया था। प्योर कार्बोहाइड्रेट तो यूज कर सकते हैं, प्योर प्रोटीन या फैट को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है वन वन लाइनर टाइप का नहीं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, आप कर लेना। ठीक है, ये एक चीज तो है, ये क्वेश्चन है इजी। डिफाइन आर की व्हाट इज वैल्यू फॉर फैट। फैट के लिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है? 0.7। ठीक है, व्हाट आर द assumptions मेड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ ATP। ये सब पता है आपको ना, कि सारी क्या कहते हैं रिएक्शन एक के बाद एक चल रही हैं, कोई और इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, कोई और सबस्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये सब हमने एज्यूम किया था। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना, है ना। आज के वीडियो में इतना ही, और अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप जरा मुझे बताना, मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूंगा। ETS आप बहुत ज्यादा ETS में पढ़ने की कोशिश मत करना। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से ETS समझना है तो आप एक सेपरेट वीडियो देख लो ETS पे। ठीक है, मैं खुद बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, लेकिन अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझने की जरूरत है उतना समझो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास है, तो अभी फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर कोई सब चीज नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय।